Dear listeners, welcome to the special discussion on Atmanirbhar Bharat. Tonight we have Dr. LP Sharma, Senior Director, NIC Sikkim. Sir, welcome to the studio of Akashvani Gangtok. थैंक यू, नमस्कार। सर, टू बिगिन विथ मैं जानना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है, इट्स ए पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज इंट्रोड्यूस दिस इनिशिएटिव। सर, थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए हमारे श्रोताओं को, एक्चुअली इनिशिएटिव है क्या? ये जो आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है, ये कोविड-19 में जब देश का अर्थव्यवस्था को थोड़ा समस्या हो रहा था, प्रोडक्शन घट रहा था, बहुत सारे एमएसएमई जो है क्लोज हो रहे हैं, तागाड़ में थे, उस टाइम ये स्कीम भारत सरकार ने लागू किया, ऑनरेबल मोदी जी ने निकाले थे, जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत। इसके अंदर 4-5 फोकस एरिया था, जिसको टारगेट करके हमारे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना और प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना और जॉब्स को क्रिएट करना, ये टारगेट था। तो इसमें एमएसएमई को फोकस किया गया है, उसके बाद में कृषि क्षेत्र को फोकस किया गया, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग को फोकस किया गया और हेल्थ केयर का जो मैन्युफैक्चरिंग था उसमें फोकस किया गया, फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी में मैन्युफैक्चरिंग था उसमें फोकस किया और लास्ट में सोशल वेलफेयर में भी फोकस था। ये 4-5 एरिया में फोकस करके इसको अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा के प्रोडक्शन को बढ़ाना और जॉब क्रिएट करना, इसका ये आत्मनिर्भर भारत का मेन उद्देश्य यही था। बहुत सारे सेक्टर्स की बात सर आप किए हैं, तो आपसे पूछना चाहूंगा इसका जो टारगेट ऑडियंस है तो वो कौन सा आर्थिक स्थिति का लोग है? इसमें विशेष करके जो एमएसएमई सेक्टर था, है ना, इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो लोग मेन टारगेट थे। जो छोटे बड़े दुकानदार है, काम करने प्रोड्यूसर्स हैं, जो किसी तरह अपना व्यवस्था कर रहे हैं, रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी चल रहे हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, लेकिन उनका बिक्री में समस्या है, बनाने में समस्या है। ये सब समस्या, उनके समस्याओं को दूर करने के लिए एमएसएमई एक फोकस एरिया था, जिसके अंदर ये लागू किया था। जैसे एमएसएमई क्या किया उन्होंने, कोलेट्रो फ्री ऑटोमेटिक लोन्स, है ना, जैसे कि एक बार उनको लोन मिल चुका है लेकिन बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो फर्दर लोन, उसका पहले का जितना टारगेटेड लोन था उसमें 20% एक्स्ट्रा लोन देने के लिए, उसे कोई कोलेट्रल नहीं है, कोई गारंटी नहीं चाहिए, उसी के ऊपर ये एक नया स्कीम था एमएसएमई के अंदर, ताकि उनका प्रोडक्शन को उस टाइम जो नीचे जा रहा था उसको ऊपर लाया जाए, बूस्टिंग किया जाए प्रोडक्शन को। जो ये एक इम्पोर्टेंट फोकस था, है ना। और उसी के अंदर फिर एमएसएमई को रिवाइज भी कर दिया गया। जैसे पहले जो इतना जो टर्नओवर है या तो इतना इन्वेस्टमेंट है, इसी को तो एमएसएमई बोलता था। अभी इसको इसको बढ़ाया दिया गया कि इसको भी एमएसएमई लाओ बोल के, इसमें बाइफरकेशन किया गया, एक्सपेंड किया गया। तो इसके अंदर ये एक जो एमएसएमई जो स्मॉल सेक्टर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, इसको आगे बढ़ाने के लिए ये एक पहल था। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी पोस्ट हार्वेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए ये सब था। सर, एग्रीकल्चर की जैसे बात आ गया तो कृषि क्षेत्र हमारा देश का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, जहाँ से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो सर, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का क्या प्रभाव पड़ा? जैसे कृषि क्षेत्र में क्या किया था, ये इसमें कृषि के लिए ही 1 लाख करोड़ भारत सरकार ने फंड रखा था, इसको प्रोडक्शन लिंक्स फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जी सर, है ना। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है हार्वेस्टिंग के बाद में किसान लोगों को जितना भी समस्या होता है ना, वो जो प्रोड्यूस होता है उसको सेफ रखने के लिए, इसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, उसको बिक्री करने के लिए जो भी समस्या होता था, उस समस्या को समाधान करने के लिए फार्म ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आता था कोल्ड स्टोरेज एक था, दूसरा था इसका जो सॉर्टिंग है ना, इसका दूसरा होलसेलिंग। इस सब चीज का बंदोबस्त करने के लिए ये 1 लाख करोड़ रुपया किसान को देने का निर्णय लिया था, वो भी नाबार्ड के थ्रू। अब नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड एक बड़ा बैंक, ठीक है, तो नाबार्ड पैसा देता है दूसरे बैंक को, जी हाँ, और दूसरा बैंक फिर लोन देता है, सब्सिडी देता है, किसको, फार्मर्स कोऑपरेटिव्स को और एफपीओस को, है ना, फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसेस। यस, तो वहाँ से जो है ये दोनों क्या काम करता है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम करता है, खुद भी करता है या दूसरा को लोन देता है। जी। तो इस तरह से जो कृषि क्षेत्र में जो काम हुआ, इसी तरह से ये काम हुआ था। सर, इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्षेत्र आता है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
जो जी, एमएसएमई जी, के जी, जी, जी। एक शाखा भी है। तो सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का प्रभाव कैसे पड़ा, थोड़ा जानना चाहिए। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में सरकार का योजना ये था कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बोलते हैं ना। जी सर। तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला कि करीब करीब 13 सेक्टर्स थे। इन सेक्टर्स में आप भारत में प्रोडक्शन करो। ये बाहर का कंपनी भी आ सकता है, ये बड़ा कंपनी के लिए है। भारत में आप प्रोडक्शन करो और करने के लिए आप अप्लाई करो। वो कंपनी ने क्या किया, अप्लाई किया भारत सरकार को। भारत सरकार ने क्राइटेरिया देके उनको चुन लिया, है ना? उसके बाद में इन्होंने भारत में आके प्रोडक्शन शुरू किया। जब प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन होता है उस हिसाब से इंसेंटिव था, इसीलिए ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव था। ये मैन्युफैक्चरिंग, ये इफेक्टिव वे था एक। जैसे प्रोडक्शन भारत में जो प्रोडक्शन बनाने के लिए, अब ये लाइनअप हो गया हमारा जो स्वदेशी जागरण, इसके साथ भी ये लाइनअप हो गया, और वोकल फॉर लोकल इसके साथ ही भी लाइनअप हो गया। तो ये दोनों स्कीम को, स्वदेशी जागरण और वोकल फॉर लोकल, दोनों को सपोर्ट करने के लिए ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जब आप प्रोड्यूस करते हो तब आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये इसके तहत जो प्रोडक्शन तो डेफिनेटली बढ़ा है, और प्रोडक्शन बढ़ा तो इन भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ा। और सर, ये जो छोटा से छोटा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको उत्साह भी देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कीजिए। सरकार ये व्यवस्था कर रहा है कि आपको कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाया जाए। जी 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 जी, यही है। सर, जैसे कहा जाता है हिंदी में कि शरीर एक मंदिर होता है। तो सर, जैसे ही हम लोग जितना भी काम कर ले, अगर हेल्थ ठीक ना रहे तो उसका कोई मान्यता नहीं रहता। तो सर, हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या प्रभाव पड़ा है सर आत्मनिर्भर भारत के तहत? आत्मनिर्भर भारत के तहत उस टाइम क्योंकि कोविड का चल रहा था, है ना, उसी को ध्यान में रखते हुए हेल्थ केयर में जो स्कीम निकाला था कि मेडिकल इक्विपमेंट्स अगर आप भारत में बनाओगे, है ना, या फिर आप पीपीपी किट्स भारत में बनाओगे, या फिर मास्क N95 मास्क भारत में बनाओगे, तो उसके लिए सरकार की तरफ से इंसेंटिव था, है ना, तरह तरह के इंसेंटिव था उसको प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। तो भारत में इतना प्रोडक्शन हुआ कि भारत ने अपना देश में चला के फिर इन्होंने बहुत सारा एक्सपोर्ट भी किया हमने, है ना। तो उससे हम लोग का फायदा हुआ, हम लोग का अर्थव्यवस्था अच्छा हुआ। हेल्थ सेक्टर में ये था हम लोग का। और सोशल वेलफेयर की अगर बात करें तो सरकार का एक बहुत बड़ा मकसद होता है कि सोशल वेलफेयर के लिए कदम उठाना। तो उसके तहत कुछ आपका सर कमेंट सुनना चाहेंगे। अच्छा, सोशल वेलफेयर में भी आत्मनिर्भर भारत के अंदर एक दो काम हुआ था। जैसे एक तो था माइग्रेंट लेबर्स के लिए भारत सरकार ने स्कीम निकाला, वन नेशन वन राशन कार्ड, है ना। जी सर। वन नेशन वन राशन कार्ड, उसके अंदर आप कहीं भी जाओ, आपके पास अगर राशन कार्ड है, बिहार में आपका राशन कार्ड है, आप सिक्किम में आए हो, तो यहीं का जो फूड का दुकान से आप राशन ले सकते हो। और उस टाइम टेक्नोलॉजी पे फोकस किया था। टेक्नोलॉजी इतना तगड़ा बनाया था कि आपका जो है बिहार का इशू हुआ कार्ड यहाँ ला के हम पोस्ट डिवाइस में पंच करेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन आपका बिहार का सर्वर में जाएगा और वहाँ पे चेक करेगा कि आपको राशन कितना मिलना चाहिए और अभी आपको कितना चाहिए। वो चेक करके माइनस करके और बिहार का आपका कोटा से माइनस करके आपको राशन यहाँ दिला। तो भारत का हर नागरिक अगर कोई भी राज्य में जाए तो वो आपका रेशन का जो लाभ है उठा पाएगा, ये उठा पाएगा। ये एक स्कीम था, ये उस टाइम जो लॉन्च हुआ सोशल वेलफेयर के अंदर, ये एक स्कीम था माइग्रेंट लेबर के लिए। इसी तरह रूरल वर्कर्स के लिए भी स्कीम था। और तीसरा वुमेन के लिए खास करके जनधन अकाउंट्स उस टाइम जो खोला गया, अभी भी चल जनधन अकाउंट्स। जनधन अकाउंट्स उसी टाइम ये स्कीम के अंदर ही शुरू हो गया था। अभी भी जनधन अकाउंट्स के जरिए इतनी माताओं का भी अकाउंट खुला है ना, सबको फायदा हो रखा है। सर, सिक्किम के अगर बात करें तो इसमें डिफेंस एक बहुत बड़ी मुद्दा है। जी। आपका नेबरिंग बॉर्डर एरिया भी है। तो सर, डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत का क्या प्रावधान रहा? हाँ, ये डिफेंस और टेक्नोलॉजी ये दोनों में भी एक स्कीम था, इसमें सपोर्ट था आत्मनिर्भर भारत में। जैसे डिफेंस का जितना भी प्रोडक्शन आप कर सकते हो, जी, है ना, भारत में, जी, है ना, उसमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव था, है ना। डिफेंस का जितना भी इक्विपमेंट आप बनाओ, है ना, तो वो उसके तरह बहुत सारा इक्विपमेंट बना डिफेंस का। जैसे कि भारत में अपने आप को, जैसे पहले तो भारत में डिफेंस का इक्विपमेंट बाहर से इम्पोर्ट करता था। अभी इस स्कीम के तहत बहुत सारा इक्विपमेंट बन गया भारत में ही, और वही अब डिफेंस में अभी चल रहा है ना। तो हम लोग को इम्पोर्ट कम हो गया, है ना, और इसमें से अभी एक्सपोर्ट भी हो। अभी एक बार बनना शुरू किया तो बनता जाएगा, क्योंकि हम लोग का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, हम लोग का क्षमता बढ़ जाएगा, हम लोग का आत्मनिर्भर बनाने और प्रोडक्शन का बढ़ जाएगा। तो अभी ये प्रोडक्शन कंटिन्यू है अभी तक।
तो इसके तहत अभी एक्सपोर्ट भी होने वाला है। तो डिफेंस इक्विपमेंट में ये था। उसके बाद में इसी तहत सेमीकंडक्टर्स, है ना, सेमीकंडक्टर्स भी बहुत सारा बनना शुरू हो गया अभी, जो पहले बाहर से हमको इम्पोर्ट इमेजिन नहीं कर पाते थे इमेजिन हम नहीं लोग। कर, जब पहले बाहर से आता था, अभी सब भारत में ही बन रहा है। तो इसके कारण जो है हम लोग का 5-6 सेक्टर्स में आपने जो पूछा, इस सब में अच्छा काम हुआ है, जिसके कारण भारत का जीडीपी आप देखिए इतना बड़ा है कि अभी आप भारत 5th में पहुंचा, उसके बाद में 4th में पहुंचा, है ना, इकोनॉमिक रेंज में। तो ये स्कीम के जरिए ही भारत का पूरा अर्थव्यवस्था में परिणत हुआ है, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और हम लोग का अर्थव्यवस्था अच्छा बना है। सर रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट बहुत चर्चे में है, जो है फंड्स ऑफ फंड्स। सर श्रोताओं को थोड़ा इसके बारे में आप बता दीजिए। अच्छा। जो फंड्स ऑफ फंड्स का स्कीम था वो ऐसा है, फंड्स ऑफ फंड एक टर्म्स है जी। जैसे कि सरकार पैसा देता है नाबार्ड, है ना, नाबार्ड को पैसा दिया, क्योंकि सरकार डायरेक्ट हर एक एमएसएमई को नहीं दे सकती। फंड्स जो है, मदर जो है सरकार है और डॉटर जो है नाबार्ड है जी सर। तो सरकार का पैसा नाबार्ड में चला गया, फंड्स ऑफ फंड्स। उसके बाद में नाबार्ड से जो जाता है बैंक में जाता है, और जो है बैंक क्या करता है, हर एक सेक्टर में देखता है। जैसे सेक्टरल फंड मैनेजर होता है, जैसे टेक्नोलॉजी में एक बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन देगा या फिर सपोर्ट करेगा, और दूसरा बैंक या दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दूसरा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करेगा, क्योंकि सरकार हर एक चीज को मॉनिटर नहीं कर पाती। इसलिए ये लेयर बना के रखा है, फंडिंग का एक स्ट्रक्चर है। एक फंड का मतलब है सरकार के पास फंड है, वो लोग बहुत सारा फंड मैनेजर क्रिएट करता है जो अलग अलग सेक्टर में फंडिंग के सपोर्ट करते हैं जी सर। तो ये एक हायरार्की है फंड्स का मतलब सरकार को अगर आप एक नदी माने तो विविध शाखाएं हैं, यस जिसके तहत वो सुविधाएं, वो आपका जो फंड है वो रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन तक और एकदम जो लाभार्थी है उन तक पहुंचने का एक जरिया है। जी मुद्दे का बात सर ऐसा करें तो सर एक चीज जानना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत जाहिर सी बात है एक ग्राउंड मतलब पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है, फिर भी सर कुछ खामियां रह जाती है हर कोई इनिशिएटिव में। सर अगर ओवरऑल एक अचीवमेंट और फेलियर का बात किया जाए तो सर आपका क्या राय रहेगा इसमें? देखिए ऐसा है, आप काम करेंगे 100% सक्सेस नहीं मिलता है जी। जैसे आजकल क्या है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो लोग क्या कर रहे हैं, मैंने देखा है, वो लोग 20 आदमी को पकड़ता है, 20 आदमी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसको फंडिंग कर देता है, उससे कुछ गारंटी भी कुछ नहीं चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं इसमें से अगर 5 भी काम कर गया तो मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो 15 लोग ने काम नहीं किया, पैसा डुबा दिया, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो सरकार के तौर भी ऐसा ही है, वो लोग सपोर्ट देते हैं। सब लोग अगर सक्सेस नहीं हुआ, कम से कम 50% भी सक्सेस हो गया तो ओवरऑल हम लोग का जीडीपी तो बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, जॉब क्रिएशन भी हो जाएगा जी सर। मेन जो हाँ। ये तो अभी क्या हुआ इम्पैक्ट के आप बात किया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में बोलते हैं कि एज पर द रिपोर्ट है ना, करीब इन्वेस्टमेंट उस टाइम 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट बाहर से आया। 2 लाख करोड़ पैसा भारत में बाहर से आके इन्वेस्ट हुआ, ये बड़ी बात है इस स्कीम के तहत। उसी हिसाब से जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, वो भी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में एक्सपोर्ट्स बढ़ा है। तो ये 2 आंकड़े हैं एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। और जो एमएसएमई में जो कोलेट्रल फ्री लोन्स दिया गया, उसके अंदर भी आपको करीब 200 लाख एमएसएमईज, 200 लाख एमएसएमईज देश भर में जो बंद होने वाले थे वो फिर खुल गए, फिर आगे बढ़ गए। दूसरा जो फिगर है रिपोर्ट के मुताबिक, पीआईबी का ही रिपोर्ट है ये जी सर, सरकारी रिपोर्ट है, इसके मुताबिक ये दूसरा अचीवमेंट है। इसी तरह नाबार्ड के थ्रू जो फंड्स में जो पैसा दिया गया उसमें भी अच्छा है। फार्म गेट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट हुआ उससे भी फायदा हुआ है, तो फायदा ही हुआ है। लेकिन अब ऐसा है ना, स्पेकुलेशन है, 100% अचीवमेंट शायद नहीं हुआ है ना, कहीं पैसा डूब भी गया होगा, कहीं इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेटिक हार्डल्स है, सरकार के तो जो इम्प्लीमेंट करने में जो डिले होता है उसके तहत लोगों को एप्रीहेंशन होता है कि बोल रहे हैं सरकार लेकिन हम लोग को नहीं मिला, बोल के किसी को लेट मिलता है ना, कोई छूट जाता है। इस तरह का जो है क्रिटिसिज्म थोड़ा होता रहता है, लेकिन ओवरऑल देखने में ये स्कीम एकदम सक्सेसफुल है। सर 200 लाख एमएसएमई के जैसे आप जिक्र किया है, 200 लाख एमएसएमई का मतलब है करोड़ों लाभार्थी होंगे जुड़े हुए। तो ये तो मतलब देश के लिए बहुत बड़ी बात है। जी। जो कुछ खामियां हर कोशिश में, मतलब कोशिश करने वालों की कहीं हार नहीं होता, जैसे बोला गया है।
तो ये सरकार हो या व्यक्तिगत स्तर पे हो, सब पे ही लागू होता है। पर अगर ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाए तो सर आपका ये राय है, ये बहुत ही मतलब करोड़ों लोगों को लाभान्वित किया है। जी 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 सर थोड़ा अब राज्य में फोकस डालते हैं, जैसे सिक्किम पे सर स्पेसिफिकली अगर बोला जाए, आत्मनिर्भर भारत का क्या प्रभाव पड़ा है आपके राय में? सिक्किम में भी जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में देखा जाए, एमएसएमई में बहुत सारे लोगों ने उस टाइम नया एमएसएमई भी खोला है ना? खोलने का साहसिक निर्णय लिया उन्होंने, साहसिक निर्णय लिया, और जो बंद होने वाला था उनको भी बूस्ट हुआ है ना। बहुत सारे लोगों को सपोर्ट मिला है, और आज बहुत सारे जो है यहाँ पे यंग यूथ जो है छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और सिक्किम में क्या हुआ, उसी के दौरान ये खोला गया था मजिटार में अटल इंक्यूबेशन सेंटर। इसमें बहुत सारे लोगों का इंक्यूबेट हुआ है ना। वहाँ पे आप अभी भी आप वहाँ पे जाइए, और वहाँ पे जाइए 3 साल तक आपको टेबल, कुर्सी, कॉन्फ्रेंस हॉल, इंटरनेट सब कुछ वहाँ पे फ्री है। वहाँ जाइए, अपना बिजनेस शुरू कीजिए, अपना ऑफिस है, अपना कॉन्फ्रेंस हॉल है, अपना वहाँ से टेक्नोलॉजी है, जो भी है सब कुछ वहाँ पे जाइए, आपको काम करना है। 3 साल तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं निःशुल्क, एकदम निःशुल्क। ये एक फैसिलिटी है। दूसरा, यहाँ पे STPI में आप जाइए, STPI में वहाँ पे शायद 3000 मंथली रेंट है, आपको टेबल, कुर्सी, इंटरनेट फ्री है। फिर भी सर बहुत कम रकम में आप बहुत सुविधाएं तो मिल। दूसरे लोगों ने अपने जैसे रूम में भी जो खोला है ना, अभी बहुत सारे लोगों ने घर में भी MSME रजिस्टर किया है। वो लोग आज ग्लोबल टेंडर में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे जेम गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल में रजिस्टर किया, और बाहर से भी बिजनेस लाके कर रहे हैं। करना पड़ता है, जो काम करने वाला है उसके लिए फ़ायदा हुआ है, लेकिन इसका ओवरऑल स्टेट का GDP में कितना इम्पैक्ट हुआ उसका तो अभी कोई फिगर वर्कआउट नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम लोगों को इंकरेजमेंट हुआ कि गवर्नमेंट के ये स्कीम है, मैं भी कर सकता हूँ। जो अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं, हाँ, उन्होंने देखा है कि अगर मुझे नौकरी नहीं मिला तो मेरा ये ऑप्शन है, मैं MSME के थ्रू ये सब स्कीम लेके मैं कुछ मैन्युफैक्चर करके भी मैं अपना गुजारा करूँगा। मुझे इस तरफ भी ध्यान देना है ना। तो लोग अब इसमें भी ध्यान दे रहे हैं। तो यूथ का जो अभी नया पीढ़ी है उनके लिए इंकरेजमेंट है ना। देश में जो होता है वो लोग सीखता है और उनका आत्मनिर्भर बढ़ता है। आत्मनिर्भर का मतलब ये पैसा के थ्रू भी नहीं है, जो मन में जो आत्मनिर्भरता बढ़ता है, ये भी बहुत बड़ी बात है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिक्किम को भी इसका फायदा मिला है। सर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको कोई खास संदेश? अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्री है। जी सर। तो देखिए, हम लोग तो टेक्नोलॉजी वर्कर है, सिक्किम में बहुत सारे टेक्नोलॉजी वर्कर है, काम कर रहे हैं हम लोग टेक्नोलॉजी के लाइन में। तो सिक्किम एक पहाड़ी स्टेट है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए, यहाँ पे MSME को बूस्ट करने के लिए, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, आई थिंक द मिनिस्ट्री को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान तो देना ही पड़ेगा, है ना। 3-4 चीज़ में, जैसे मैन पावर रिसोर्सेज है। तो एक तो क्या होता है कि यहाँ पर जितना भी रिक्रूटमेंट होता है, जैसे NIC का ही मान लो रिक्रूटमेंट होता है, वो दिल्ली में ऑल इंडिया लेवल पे होता है ना। तो उसके तरह जो सिलेक्शन होता है वो यहाँ लोकल आदमी का कोई कोटा भी नहीं है ना। लोकल आदमी ऑल इंडिया लेवल पे वो कम्पीट करके ज़्यादा सिलेक्शन भी नहीं होता है ना। किसी न किसी में 1-2 लोग होता है, ज़्यादा नहीं होता है ना, क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ गया है जॉब में। तो जो वहाँ पे दिन रात कोचिंग कर रहे हैं उन्हीं को मिल रहा है ना। तो यहाँ के लोगों को एक तो जॉब के लिए थोड़ा सा कोटा, ग्रास रूट लेवल पे सर थोड़ा कोटा चाहिए। रिक्रूटमेंट होता है मिनिस्ट्री का, तो कोटा चाहिए यहाँ पे, सिक्किम का कोटा अलग से। ये एक चीज़ है। दूसरा, यहाँ पे थोड़ा फैसिलिटी भी अच्छा चाहिए। जैसे बाहर से लोग रिक्रूट होकर यहाँ पे आ जाते हैं, 1-2 साल में दे वांट टू गो बैक, क्योंकि यहाँ पे हाउस रेंट भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट का हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हाउस रेंट बहुत महंगा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर थोड़ा ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, लेकिन हाउस रेंट आप देखो, ये होता है पॉपुलेशन के आधार पे होता है। XYZ कैटेगरी सिटी में, ये तो Z कैटेगरी सिटी में आता है। तो केवल 10% आपको हाउस रेंट मिलता है, लेकिन कॉस्ट जो है दिल्ली के बराबर, कोलकाता के बराबर हाउस रेंट है यहाँ पे। इसलिए लोग यहाँ पे टिकना नहीं चाहता है। जो बाहर से आता है वो भी ट्रांसफ़र लेके भाग जाना चाहता है ना। तो उनको रिटेन करने के लिए या फिर लोकल को इंकरेज करने के लिए थोड़ा सा अच्छा ये फैसिलिटी इस चीज़ में दिखना चाहिए। मिनिस्ट्री को तो यही निवेदन होगा। सर अंत में एक सवाल, अपना श्रोताओं के लिए कोई खास संदेश? अपना सिक्किम के श्रोताओं के लिए और सब श्रोताओं के लिए तो बहुत सारा संदेश होगा। जैसे मैं तो बोलता रहता हूँ कि हम लोग सबको एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है सबके पास होना चाहिए। घर घर में आप लोग कुछ भी बनाइए,
छोटा चीज भी बनाइए, जैसे धूप, जो धूप होता है ना मंदिर में जलाने वाला धूप, जी सर, वो भी अगर बनाए हम लोग, कितना आसान है। उसको पहले पेस्ट बनाओ, 4-5 चीज यहाँ पे इकट्ठा करो, सूखा फूल, पत्ता बड़ा सब इकट्ठा करके एक पेस्ट बना के उसको सुखा के छोटा छोटा वो बना के आप धूप भी बना सकते हैं। हम लोग साबुन भी बना सकते हैं। हम लोग जो टूथपेस्ट वही केमिकल वाला यूज करने का जरूरत नहीं है। हम लोग आयुर्वेदिक टूथपेस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे वो पेड़ का, वो पत्ता का सब मिला जुला के नमक डाल के हम लोग वो बना सकते हैं। कहीं कहीं बन रहा है, अभी बाहर में भी बन रहा है ना। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग, अगर एक घर में एक चीज़ हम लोग बनाना शुरू किया और ये स्टेट भर में पूरा हम लोग यूज करें, है ना। एक तो बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद में उसको यूज करना पड़ेगा। तो मैं सबको गुजारिश करता हूँ, आपके पास जॉब होगा, यू मे बी वेल ऑफ, स्टिल अगर आप एक घर में एक चीज बना सकते और जो बाहर से जो आने वाला चीज उसको बाइकआउट करके अपना स्वदेशी चीज को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। हर घर अगर एक प्रोडक्ट बनता है, हर आदमी एक प्रोडक्ट अगर बनता है, तो हम लोग आत्मनिर्भर, एकदम सिक्किम भी पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। मेरा यही गुजारिश है। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग अच्छा हो जाएगा। हम लोग ग्लोबल टेंडर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाहर से बिजनेस लाके भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर काम करने की इरादा है तो अभी कोई रुकावट नहीं है। तो हम सबको मिलके अच्छी तरह काम करके, चाहे प्रोडक्ट, चाहे गुड्स बनाइए या सर्विस सेक्टर में कुछ कीजिए, सब लोग अपना अपना काम करके हम लोग आत्मनिर्भर बन सकता है। मैं इस लोगों को यही अपील करना चाहूँगा। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये आत्मनिर्भर भारत के ऊपर परिचर्चा में भाग लेने के लिए। श्रोताओं, जैसे सर ने अभी कहा कि आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर हो जाए। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि हर देश का हर नागरिक कोने कोने से अपना जीवन शैली में, अपना दिनचर्या में, अपना दर्शन में, अपना मनन में आत्मनिर्भर बन पाए। श्रोताओं, हमारे साथ आज थे डॉक्टर LP शर्मा, वरिष्ठ निर्देशक NIC सिक्किम, और हम बात कर रहे थे आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। मिलेंगे फिर किसी दिन